शेयर करती हूँ, फिर बताइएगा पीडीएफ दिख रहा है। फोर्टी 45 सॉरी यार, मुझे नहीं दिख रहा बिना लाइट का। क्या ये बोर्ड थोड़ा क्लियर करिए। डस्टर है? कैसे दिखेगा? ऐसे क्यों दिख रहा है? सारे क्लास में तो नहीं है, तो मैं ऊपर से नहीं हो क्लास हो रहा तो सब कुछ होने के एमसीपी गिरा दीजिएगा। लाइट रहने दीजिए, आइए लाइट। ठीक है, हो गया हो गया हो गया। अब ऑफलाइन है तो मेरा ध्यान सिर्फ ऑफलाइन पे रहेगा। ऑनलाइन वाले साइड हो गए ऑटोमेटिकली। स्क्रीन थोड़ा ट्राई करिए क्योंकि स्ट्रेंथ कम है। फॉन्ट साइज और इंक्रीज या डिक्रीज करने पे वो नहीं रहा। नहीं, जिसको मन नहीं, कभी कंपल्सन में डाली नहीं हो, जा सकते हैं आराम से, घूम फिर के आइए। हमेशा पढ़ाने वाले बच्चे को पढ़ाई हो, डांटने वाटने में शायद ही मैं टाइम वेस्ट करूं। कोई बात नहीं, आदत लग जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन किए, जो लोग थे, कितने लोग नहीं थे? आराम से घूम के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में थोड़ा बस अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ जाइए कि ये जो एक्ट है 86 है, इससे पहले एक एक्ट था MRTP एक्ट। आप लोगों को कितना बोर्ड दिख रहा है? इधर दिख रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों को तो सब दिख रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट पूरा दिख रहा है मैम। ठीक है, तो क्या डिस्कशन हुआ था? आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से पहले MRTP एक्ट 1969 था। ठीक है, इसमें किस किस चीजों को प्रोहिबिट करने की बात हुई थी? वेरी गुड। प्रोहिबिट याद रखना है, प्रोहिबिट वर्ड नहीं भूलिएगा, नहीं तो मीनिंग कंप्लीटली अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इसमें था मेन ऑब्जेक्टिव इसका था प्रोहिबिट। किस चीज को प्रोहिबिट करने का? MTP, RTP और UTP। MTP इज, ठीक है, RTP जो लोग नहीं थे, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस, मोनोपोलिस्टिक TP इज ट्रेड प्रैक्टिस। ओके, और ये आपका रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस और ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ठीक है, ये 69 की बात है। उसके बाद क्या हुआ? इस चीज को रिपेल कर दिया गया, कंपटीशन एक्ट 2002, इनफोर्स हुआ 2003 में, लेकिन 2002 में ही आ गया। ठीक है, तो कंपटीशन एक्ट में क्या हुआ? MTP चला गया, MTP का जिम्मा यहाँ, और ये आपका RTP और UTP का जिम्मा अब आ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 1986।
69 में तो MRTP, 86 में आपका आ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो बता रही हूँ जिसका मोटिव था, नाम ही बता रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कंज्यूमर के साथ अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, किसी भी तरीके का धोखाधड़ी अगर होता है तो उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। अब ये MTP, RTP, UTP क्या है? MTP नाम देखिए, मोनोपोली अगर किसी तरीके का क्रिएट अगर आप कर रहे हैं, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मोनोपोली क्रिएट करना मतलब क्या? अपना वर्चस्व आप दिखा रहे हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट, बस एक जो प्रोडक्ट है वो हमें बेचने वाले हैं, तो इसके अलावा कोई और नहीं बेचेगा, ठीक है, मनमाना प्राइस ले रहे हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा मोनोपोली क्रिएट करना। फाइन, समझ आ रहा है? अब आ जाइए RTP, समझ आ रहा है? हैबिट पता होगा कि बोलना भी होगा थोड़ी देर बाद, इसलिए डेट ईयर 2002, ठीक है, आगे बढ़ा जाए जो लोग नहीं थे। तो MTP हो गया। अब RTP का फुल फॉर्म होता है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, यानी रिस्ट्रिक्शन किसी तरीके का लगाना, रिस्ट्रिक्शन किसी भी फॉर्म में, यानी हम अपने जो फ्लो ऑफ गुड्स है किसी भी टाइप का रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, ठीक है, फ्लो ऑफ गुड्स को अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ठीक है, तो आ जाएगा रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर। इसमें आ जाएगा किसी भी टाइप का, अगर हम हाई प्राइस ले रहे हैं, अनजस्टिफाइड प्राइस, सिर्फ हाई प्राइस नहीं, अनजस्टिफाइड, वर्ड का ध्यान रखिए, अगर नॉर्मल हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं प्राइस में तो इट विल नॉट कम अंडर RTP, ठीक है, अगर अनजस्टिफाइड हाई प्राइस ले रहे हैं तो इट विल कम अंडर RTP। अब बचा UTP, इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर लिख रहे हैं कि नहीं जो लोग नहीं थे क्लास में, लास्ट बेंचेस? अनफेयर ट्रेड शॉर्ट में लिखना है बस, याद रखने के लिए, इतना सेंटेंस बना के नहीं लिखिए। क्या? ट्रेड प्रैक्टिस, ट्रेड प्रैक्टिस तो कॉमन ये सारे, बस यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव, यहाँ पे अनफेयर। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब फॉल्स रिप्रेजेंटेशन अगर किसी तरीके का हम अगर कर रहे हैं, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। किसी को एक्सेप्ट कर लीजिए, वो जैद है। किसको एक्सेप्ट कर ले? जैद है मैम वो। नजर तो नहीं आ रहा, मैसेज किया मैम। ठीक है, नजर आया, आप लोग ध्यान रखिएगा, वेटिंग यहाँ पे दिखने लगेगा, मेरा ध्यान रहेगा इधर। क्या डिस्कशन हो रहा था? यूटीपी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, उसका क्या मतलब होता है? किसी भी तरीके अगर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करे, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मतलब ये ऐसा डस्टर है जो आप कुछ भी मिटा सकते हैं, इवन परमानेंट मार्कर भी आप मिटा सकते हैं, बोर्ड को साफ कर सकते हैं, तो ये सब क्या है? हम फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एक्चुअल में इसका जो रोल है वो या जो काम है वो हम फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये काम ये कर सकता है लेकिन एक्चुअल में काम वो कर सकता नहीं है। दिस इज फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। उसके अंदर सर्टेन कैटेगरी हम आपको बताए थे, गलत आपको गारंटी, हाँ, सेकेंड हैंड गुड्स को नया बोल करके बेचना, किसी भी क्वांटिटी में अगर हम कुछ गलत बोलते हैं, क्वालिटी वाइज अगर गलत बोलते हैं, सर्टेन स्टैंडर्ड का गुड्स है वो अगर हम बोलते हैं, ठीक है। होर्डिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द टर्म। होर्डिंग आप लोग को पता नहीं होगा, जो लोग आए थे उन लोगों को पता है। स्टॉकिंग ऑफ गुड्स था ना मैम होर्डिंग? होर्डिंग इज द स्टॉकिंग ऑफ गुड्स, किसी भी तरीके का सामान का हम स्टॉकिंग कर रहे लेते हैं, मतलब अपने पास रख लेते हैं और मार्केट में आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट करते हैं। सिर्फ स्कार्सिटी नहीं बोलेंगे, हियर वी विल से आर्टिफिशियल स्कार्सिटी, एक्चुअल में स्कार्सिटी नहीं है, हम लोग आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट कर देते हैं और फिर जब प्राइस हाई हो जाता है तब हम मार्केट में निकालते हैं। दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ होर्डिंग, ठीक है। हाँ, कैटेगरी के अंदर होगा तो यूटीपी, ठीक है। हाँ, मटेरियली अगर हम क्वालिटी वाइज भी अगर हम गलत बोल रहे हैं, अब मटेरियल में क्या, ड्रेस खरीदने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कॉटन का है, अब मिल गया ये, हाँ, पॉलिस्टर मिल गया, आंख पे चमक रहा है। समझ आ गया? ये सारा डिस्कशन हो गया था। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए एक और एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। ये दो गुड, ये दोनों एक्ट है जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए बना है, ठीक है। अब बात ये होती है कि 1986 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, तो 86 भी अब नहीं रहा, ठीक है। ये आपके मॉड्यूल वगैरह में नहीं दिया हुआ, ये जस्ट जनरल नॉलेज के लिए है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए है कि अब 86 भी, अब उसको भी हटा दिया गया है और अब उसके जगह पे आ गया है कोपरा का फुल फॉर्म, वही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही है, लेकिन
रेगुलेशन एक्ट है लेकिन 2019 हो गया, 1986 नहीं होकर के 2019। आप लोग को ये लिखना है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये पूछा जाता है, लेकिन जब डिस्क्रिप्टिव आंसर आप लिखेंगे तो राइट डाउन एट लास्ट दैट नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कोपरा 2019। ठीक है, और लास्ट में हम लोग कंपैरेटिव कर लेंगे क्या क्या चेंजेस आया। फाइन, तो इतना था इसका हिस्ट्री, कैसे आया, कहाँ से आया। फाइन, और क्या समझे, एमटीपी चला गया कंपटीशन एक्ट के पास, आरटीपी और यूटीपी चला गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के पास। तो यूटीपी का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, आरटीपी का डेफिनेशन पूछा जा सकता है। अब आप क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए, आप लोग नहीं बोलेंगे, आप लोग इधर वाले मान लीजिए, चलिए होर्डिंग पहले बताइए कितने अटेंटिव है, पहले वो देखा जाए। होर्डिंग किस कैटेगरी में आएगा, आरटीपी, यूटीपी की एमटीपी? सिट्टू कुमार से शुरू किया जाए, चलो शाबाश। उसके बाद अनजस्टिफाइड अगर प्राइस की मैं बात करूं, वो किस कैटेगरी में? ठीक है। अगर कैपिटल या फिर गुड्स के फ्लो को किसी भी तरीके का मान लीजिए रोका जाए, उसको वो किस कैटेगरी में आएगा? नेक्स्ट फिरोज, हाँ क्या, फैजान, ओके सॉरी, हाँ फैजान। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए किसी भी तरीके के गुड्स के फ्लो को अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? आपसे नहीं पूछ रहे हैं सिट्टू कुमार, जिसे पूछा जा रहा है अभी बताएंगे। मैं तो नाम बोल रही हूँ ना, ये बोल रही हूँ, मतलब तुक्का लगा दीजिए, जहां लग जाए बस वही सही है ना। इसीलिए मैं रिस्ट्रिक्टिव पहले में वर्ड यूज नहीं किया। अगर मैं रिस्ट्रिक्टिव अगर यूज करती तो ऑटोमेटिकली वो हो जाता है हाँ भाई आर्टिकल, लेकिन रिस्ट्रिक्टिव वर्ड हो, अगर कंपटीशन को रोका जा रहा है तो किस कैटेगरी में आएगा? आप बोलेंगे थर्ड वाले। अरे रुक जाइए, हाँ एमटीपी। कंपटीशन अगर रोके तो वो भी आरटीपी के कैटेगरी में। कल जो मैं स्क्रीन शेयर की थी, स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे आप लोग? अपने फ्रेंड से ले लीजिए, तब तो आपका कुछ नहीं हो सकता। हाँ पीडीएफ सेंड, ये वाला नहीं, इसमें तो है ही नहीं आरटीपी और एमटीपी, अलग पीडीएफ में शेयर कर दीजिए मैम। तो देख लीजिएगा। और कैटेगरी ध्यान रहे, कौन सा यूटीपी के कैटेगरी में आएगा, कौन सा आरटीपी के कैटेगरी में आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। टोटल कितना राइट है, कौन कौन सा आप बताइए? ठीक है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, हाँ ठीक है, सिर्फ राइट्स पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए ना, ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ कंज्यूमर, राइट टू बी प्रोटेक्टेड, यानी किसी भी तरीके का हजार्डियस गुड्स है जो हमारे लाइफ, हमारे प्रॉपर्टी के लिए हजार्डियस है, तो वो प्रोहिबिट करना, यानी उससे प्रोटेक्टेड रहना, ये है राइट पहला। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का हक है हमारे पास, राइट टू बी एश्योर्ड, राइट टू बी हर्ड, रिड्रेसल, यानी अगर कुछ हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो हम जाके किसी मतलब अप्रोप्रिएट फॉरम में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। फिर और लास्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इसके अलावा हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि सबसे रिसेंट राइट कौन सा ऐड है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई, शॉर्ट में मैक्सिमम को पता होगा आरटीआई, ठीक है, बहुत ज्यादा आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो वो सबसे रिसेंटली एडेड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव हो गया था प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ये सारा राइट्स है। आप लोग जो लोग नहीं आए थे, क्लियर हो रहा है? अब काउंसिल की बात हो रही है यहाँ पे कि डिफरेंट काउंसिल सेटअप किया गया कि अगर इन केस अगर कहीं कंप्लेन करना हो तो इस जगह हम जा करके कंप्लेन कर सकते हैं। डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं, वो सब आगे पढ़ेंगे डिटेल में, कितने मेंबर्स होने चाहिए, क्या टेन्योर होना चाहिए, अपॉइंटमेंट का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितने मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, वो सारा सेंट्रल काउंसिल, स्टेट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इस हिसाब से आपका स्पेसिफाई किया हुआ है। अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दे रखा,
कि कंप्लेनेंट कौन कौन होता है। कंप्लेनेंट मतलब जो कौन कौन लोग फाइल कर सकते हैं कंप्लेन, किनको किनको हक दिया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंप्लेन करने का। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मैं दुकानदार हूँ, ठीक है, मेरे साथ किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हुआ सर्टेन गुड्स के साथ, तो क्या मैं, आप लोग को नहीं बताना है, इधर से बोलेंगे या नहीं, युवराज बोलेंगे, क्या मैं कंज्यूमर फोरम में जाके कंप्लेन कर सकती हूँ? क्या कर सकती हूँ? क्या रीसेल पर्पस से हम कभी भी कंप्लेन नहीं कर सकते। अगर आप अपने पर्सनल कंज्यूमर, पहले समझ जाइए, अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए कोई सामान ले रहे हैं तो ही आप कंज्यूमर कहला रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर आप रिटेलर हैं, ठीक है, तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे। अगर आप रीसेल पर्पस से कोई सामान खरीद रहे हैं, यानी मैं इतना थाक बर डस्टर खरीद रही हूँ, ठीक है, डजंट मैटर, ये नहीं मिटा रहा है, ठीक है, डजंट मैटर कि हाँ आपको बोला गया था, लेकिन अगर मैं चाहूँ कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करना तो नहीं कर सकती, क्योंकि ये आप खरीदे हैं रीसेल पर्पस से। कंप्लेन कौन कर सकता है? जिसको सेल की, अगर वो डिससेटिस्फाइड है तो वो कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन कर सकते हैं। तो कंप्लेनेंट कौन कौन फाइल कर सकते हैं? एक तो ये कंज्यूमर हो गए, ठीक है, वॉलंटरी एसोसिएशन, कंज्यूमर एसोसिएशन मतलब किसी भी टाइप के कंपनी जो भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है वो कंप्लेन कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट कर सकती है। इसके अलावा न्यूमरस इंटरेस्ट वाले, मतलब एक ही इंटरेस्ट रखने वाले, मान लीजिए सर्टेन कुछ चीज है, आप लोग सबका इंटरेस्ट है उसमें, इंटरेस्ट कॉमन है, ठीक है, उस केस में आप लोग ग्रुप बना करके भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो लीगल हायर है, ठीक है, लीगल हायर मतलब कोई प्रोडक्ट खाने के बाद या कुछ होने के बाद डेथ हो गया, तो जो लीगल हायर है वो कंप्लेन कर सकते हैं। अंडरस्टूड युवराज? एक्सप्रेशन से लग नहीं रहा, लास्ट में पता चलेगा। फोकस थोड़ा इधर लगे। मैम हेलो। हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ मैम, अगर कोई कंपनी अगर रॉ मटेरियल परचेज करती है उसके बाद प्रीपेड गुड सेल करती है तो फिर अगर वो कंप्लेन करेगी, हो गया उनके मैम एक्सेप्ट क्या? क्या क्या फिर से बोलिए, रेवती कैमरा क्यों ऑफ है आपका? मैम कोई रॉ मटेरियल परचेज करती है कोई भी कंपनी, मतलब एक होता है ना बिजनेस जो परचेज किए प्रीपेड गुड, फिर उनको सेल किया जाता है मैम। और फिर कोई कंपनी होती है जो मैन्युफैक्चर करती है रॉ मटेरियल की और से करती है और फिर नहीं, फिनिश रॉ प्रोडक्ट। मटेरियल अगर परचेज कर रही है ना तो वो अपने पर्पस के लिए यूज कर रही है। अब उसकी वजह से अब उसका प्रॉफिटेबिलिटी अगर हो रहा है तो अगेन यस दे कैन कंप्लेन, इसीलिए ना वॉलंटरी एसोसिएशन में लिखा हुआ है। रॉ मटेरियल तो हम अपने यूज के लिए खरीद रहे हैं ना, तो हम उस केस में कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए कंप्लेन, कैसा कैसा कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कंप्लेन हो तुरंत हम कंज्यूमर फोरम नहीं जाएंगे, वो भी डेफिनेशन में रिटर्न है कि कौन कौन सा कंप्लेन हम फाइल कर सकते हैं। तो है आपका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस जैसा कोई भी काम अगर हो रहा है उस केस में आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। हैज बीन अडॉप्टेड बाय एनी ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा ये चीज भी मैं मेंशन नहीं की, कल की क्लास में तो बताई थी, नए लोग यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज दोनों के केस में अगर प्रॉब्लम होता है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। आपको सर्विस भी सर्टेन सर्विस प्रॉमिस किया गया है और वो सर्विस नहीं फुलफिल हो पाया तो अगेन यू कैन कंप्लेन। कई होटल में जाते हैं ना कि हाँ भाई आपको बोला गया है एसी रूम मिलेगा, जबकि पता चला पूरे दिन हम लोग रूम में रहे और एसी खराब और चार्ज उतना ही लिया, तो ये क्या आ जाएगा? वो सर्विस में आ जाएगा, वो गुड्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में गुड्स और सर्विसेज दोनों कवर होगा। क्लियर? अब कंप्लेन कौन कौन सा? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस हैज बीन अडॉप्टेड बाय एनी ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। नेक्स्ट, द गुड्स बॉट बाय हिम और एग्रीड टू बी बॉट बाय हिम सफर फ्रॉम वन और मोर डिफेक्ट, एक भी डिफेक्ट हो या एक से अधिक डिफेक्ट हो तो कंप्लेन कर सकता है। नेक्स्ट, सर्विस hired और availed और agreed to hired और availed by him suffer from deficiency in any respect, किसी भी टाइप का, मतलब इन शॉर्ट की किसी, लिखना तो ये सारा है आपको, लेकिन किसी भी टाइप का डिफिशियंसी हो, यूटीपी हो, आरटीपी हो, तो आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं, चाहे सर्विस में हो चाहे आपका गुड्स में हो। अगर हजार्डियस सामान है तो भी कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हजार्डियस टू लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ द पब्लिक, ये अगर हो रहा है तो कंप्लेन कर सकते हैं। तो इतना कंप्लेन ही आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अब कंज्यूमर का डेफिनेशन ऑलरेडी मैं बता चुकी कि कंज्यूमर में कौन कौन आते हैं, जो पर्सनल यूज के लिए खरीदे, ठीक है। पर्सनल यूज में क्या है, अब जैसे फैमिली मेंबर है, अगर मैं खरीदी यूज करने वाली मैं नहीं हूँ, फैमिली मेंबर यूज कर रहा है तो भी कंज्यूमर हम ही लोग कहला है ना, ठीक है, उस केस में भी कंज्यूमर। लेकिन हाँ रीसेल नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए रीसेल पर्पज से अगर खरीदा जा रहा है तो will it be considered under consumer protection act, will it be considered under consumer or not, ठीक है। तो आंसर इज नो।
अब आ गया डिस्प्यूट। डिस्प्यूट क्या हुआ, हम आपको कंप्लेन कर रहे हैं और आप एग्री नहीं कर रहे, तो दैट विल कम अंडर डिस्प्यूट। डिनाई कर रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ किया नहीं है। डिफेक्ट, अगेन इट इज वेरी मच सिंपल। डिफेक्ट मतलब क्या, किसी भी टाइप का क्वालिटी क्वांटिटी किसी चीज में अगर फॉल्ट हो रहा है या करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दिया गया है, दैट विल कम अंडर डिफेक्ट। पर्सन के कैटेगरी में क्या आएगा, पर्सन में जितना कोई पर्सन, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन याद है, ठीक है, तो पर्सन की कैटेगरी में दोनों आ जाएगा, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब तो कंपनीज एक्ट वगैरह पढ़ के आए हुए हैं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब आ गया आपका 3 टायर सिस्टम जो रिड्रेसल एजेंसी है, यहाँ तक ही हुआ था, अब यहाँ से ध्यान दीजिए। तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम इज नोन एज अ डिस्ट्रिक्ट फोरम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, 3 लेवल होता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। द 3 कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी कौन कौन सा है, तो डिफरेंट लेवल पे अलग अलग है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फोरम कहेंगे। वर्ड देखिए, कमीशन नहीं है, डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है और नेशनल कमीशन है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन लिखने की भूल नहीं करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन और आपका नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन। क्या है ये तीनों? तीनों रिड्रेसल एजेंसी, ठीक है। अब देखिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एजेंसी की बात करें तो ये देखिए, ये शॉर्ट में थोड़ा लिखते चले जाइएगा। डिस्ट्रिक्ट फोरम इज द शॉर्ट नेम ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम established in the district under section 9A। सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग लॉ नहीं पढ़ रहे, जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन हो रहा है। स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, ठीक है। इट इज द रिड्रेसल एजेंसी टू डील विद द कंप्लेन ऑफ द कंज्यूमर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट फोरम, यानी कितने पहला है इसमें लीगल प्रोविजन, मतलब ऑलरेडी इतना ही होना चाहिए। जिसमें नंबर 1 है कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम। कंपोजिशन मतलब इस चीज को बनाने के लिए क्या क्या चीज यूज हुआ, कंपोजिशन होता है ना। सेम वे कितने पर्सन वहां पे हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में, कितने लोगों को रहना जरूरी है, मिनिमम कितने लोग होने चाहिए। तो नंबर 1 इज डिस्ट्रिक्ट कंपोजिशन में डिस्ट्रिक्ट फोरम इज अ बॉडी ऑफ 3 पर्सन अपॉइंटेड बाय, एक लेवल ऊपर स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो अपॉइंटेड होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। कितने पर्सन होने चाहिए ये लिखिए शॉर्ट में, 3 पर्सन अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अदर मेंबर्स आर एज फॉलो। कंपोजिशन कितना, मिनिमम 3, और अपॉइंट कौन करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट। अब आ जाइए प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, अ पर्सन हु इज or has been or is qualified to be a district judge। ये district judge shall be the president of district forum, यानी district forum होने के लिए district judge का qualification जो है वो होना चाहिए। फाइन, नेक्स्ट अदर मेंबर, यानी जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए उसके अलावा जो 2 मेंबर रहेंगे उनकी क्वालिफिकेशन। apart from the president, the district forum shall consist of 2 other members, one of whom shall be a woman। शॉर्ट में लिखते चले जाइए, ठीक है। बस एक वर्ड अभी तक क्या लिखेंगे शॉर्ट में, जिसको नहीं आता है शॉर्ट में लिखने के लिए, इसीलिए आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। बाकी जितने लोग एक्टिव लिसनर हैं सब लोग ध्यान दे रहे हैं। अभी ये क्वेश्चन पूछूंगी नहीं बोल पाएंगे। कंपोजिशन में कितने मेंबर्स बोला गया, ठीक है। अरे अब क्या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होंगे और एक प्रेसिडेंट होंगे, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और 2 मेंबर्स में एक किनका होना जरूरी है, एक वुमेन का होना जरूरी है, इतना तो क्लियर है। अब द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मेंबर्स आर ही और शी मस्ट नॉट बी लेस देन 36 years ऑफ एज, ठीक है। ही और शी 36 एज से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, कम से कम बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। फिर he or she must be a person of ability, integrity and standing and have adequate knowledge and experience of at least 10 years। अगेन यहाँ पे ये हाईलाइट करने वाली बात है कि 10 years का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए in dealing with the problem related to economic, law, commerce, accountancy, industry, public affair और administration। ये सारे कैटेगरी में उसको 10 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है।
क्वालिफिकेशन में क्या क्या देखे, वो सब उतना जाने की जरूरत नहीं है, बस 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ, 2-3 नाम याद रखिए, दैट्स इट। इसके अलावा नहीं, आप सीक्वेंस में याद रखिए। पहले तो एज, पहले तो 36 ईयर पूरा होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, इसके अलावा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बस 3 है, सिंपल है। तो ज्यादा उसको इस तरीके से रीडिंग करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। बस सिंगल वर्ड, प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट जज, अदर मेंबर की क्वालिफिकेशन, एज बस लिख लीजिए 36, फिर आपका एक्सपीरियंस और बैचलर, बस। अब अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, तो ये तो अपॉइंटमेंट तो जान लिए, द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ऑफ द मेंबर्स हैव बीन मेड बाय, ऊपर तो देख लिए स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेंगे, लेकिन रिकमेंडेशन होना चाहिए ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। अब सिलेक्शन कमिटी के कितने मेंबर होना चाहिए, द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कमीशन, यानी एक लेवल ऊपर जो है, डिस्ट्रिक्ट 3 है ना, 3 टायर में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, सबको ऑटोमेटिकली लेवल बढ़ रहा है ना, नेशनल है। तो इसके जो होंगे उसको सेलेक्ट करने वाला ये, फिर सेम वे में इसको करने के लिए ये, ठीक है। आगे देखिए, कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कमीशन, सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट डीलिंग विद कंज्यूमर अफेयर ऑफ द स्टेट। इतने लोगों का यहाँ पे कमीशन, मतलब जो सिलेक्शन कमीशन है, इतने लोग होने चाहिए। नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, यानी कब कब कौन कौन से केस में इन सारे मेंबर्स को हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपका, if he or she if he has been convicted and sentenced to imprisonment for an office which in the opinion of the state government involve moral turpitude, what do you mean by किसी भी तरीके का moral कुछ गलत काम किया हो, ठीक है, और वो डिसमिस हुआ हो जो अपने जिस ऑफिस में काम कर रहा है उससे, तो अगेन वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। फिर बाकी सब जैसे कॉन्ट्रैक्ट में है, इंसॉल्वेंट अगर हो गया है, अनसाउंड माइंड का है, बाकी सब एज इट इज है, ठीक है, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इफ ही हैज बीन रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट और अ बॉडी कॉर्पोरेट ओन्ड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ऑफिस से अगर वो डिस्क्वालीफाइड हुआ है तो अगेन ये सारे केस में वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, ठीक है। मतलब किसी भी तरह का दाग नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है, तभी वो सर्विस को कंटिन्यू कर सकता है। नेक्स्ट है टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम। टेन्योर यहाँ पे 5 इयर्स का दिया गया है, ठीक है, या फिर अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स विच एवर इज अर्लियर, ये भी जानने की बात है। या तो 5 साल अगर पहले पूरा हो गया, ठीक है, या तो 65 इयर्स, ठीक है, जो पहले होगा उस हिसाब से उसका टेन्योर खत्म होगा। दस इन एनी केस a person cannot hold the office of president or that of the member beyond the age of 65 years। तो ये जो 65 years है, इसको कौन सा एज बोलते हैं, सुपर एनुवेशन एज, सुपर एनुवेशन एज, ठीक है। सुपर एनुवेशन एज को अगर हम क्रॉस कर लिए तो उसके बाद हम वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, सुपर एनुवेशन। अब आइए फिफ्थ है वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम। तो यहाँ पे है द ऑफिसर ऑफ द प्रेसिडेंट और ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फोरम ने बिकम वैकेशन ऑन हिज अटेनिंग द एज ऑफ 65 इयर्स। वैकेशन मतलब क्या होगा कि वो सीट वैकेंट कब होगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सुपरएनुवेशन एज खत्म हो गया तो आपका वो सीट वैकेंट हो गया। अब अगेन ये याद रखने वाली बात, ये अगेन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन मतलब jurisdiction of district forum, what do you mean by jurisdiction? ठीक है, 20 लाख रुपया यानी कितने अमाउंट तक हम एंटरटेन करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितने अमाउंट का होगा जो हम एंटरटेन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैज jurisdiction to entertain the campaign where the value of the goods or services and the compensation if any claim does not exceed rupees 20 lakh। 20 ये आप यहाँ पे कंपैरिजन आप कर सकते हैं 2019 और इसमें, ठीक है। इधर है जुरिस्डिक्शन से क्वेश्चन आ सकता है 2019 और क्या है, अच्छा इधर वाले को तो नहीं दिखेगा, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग तो इधर लिख रही है। देखिए
1986 और यहाँ 2019। डिस्ट्रिक्ट का है कितना जुरिसडिक्शन 20 लाख। 19 में हो गया है ये 1 करोड़। ठीक है, ये अगेन कंपैरिजन वाला पॉइंट है। 20 लाख था आपका 86 में और अब हो गया है 1 करोड़। तो 2019 में जुरिसडिक्शन को भी इंक्रीज किया गया है। नेक्स्ट आप आ जाइए, प्रोसीजर ऑन द रिसिप्ट ऑफ कंप्लेन। ओके, प्रोसीजर से पहले जुरिसडिक्शन सबका देख लीजिए। जब यहाँ बात हुई है स्टेट कमीशन, अगेन यहाँ पे है 86 में था एक्सीड 20 लाख, बट यहाँ पे इट शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़। यानी 86 में है स्टेट में 1 करोड़ और इसमें है 19 में कर दिया गया इसको 10 करोड़। ठीक है, ये सब नहीं है आपके मॉड्यूल में, लिख लीजिएगा। ठीक है, 1 करोड़ पहले था और अब एक्सीड हो गया है 10 करोड़ और इसके बियॉन्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका नेशनल। नेशनल में क्या था 1 करोड़ से एक्सीड था, यहाँ पे आपका 10 करोड़ से एक्सीड है। फाइन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, इधर से क्वेश्चन आता है। अब वापस आ जाइए, जुरिसडिक्शन डन। अब प्रोसीजर, मेरा टाइम भी खत्म हो गया। यहाँ से हम लोग कल करेंगे।